नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। हरियाणा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर तेज हो गया है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक हुई। सूत्र बताते हैं कि 90 में से 55 नामों पर मुहर लग चुकी है। कल इन 55 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट से चुनाव लड़वाने की तैयारी है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 55 नामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर लग चुकी है। उधर कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी की वजह से पार्टी आला कमान को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। दरअसल सिरसा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा इशारों में चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं, तो राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी अपने लिए राह तलाश रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले खुलकर ना कह रहे हों, लेकिन मन ही मन वो खुद को सीएम पद का दावेदार मानते हैं। ऐसे में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने कल उन सांसदों के अरमानों पर पानी फेर दिया जो विधायकी लड़कर सीएम की कुर्सी तक जाने की हसरत वाले बैठे थे। उधर बीजेपी के सामने हरियाणा में हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी का चैलेंज भी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजों का ऐलान होना है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में अहम मुकाबला तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से यहां का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताते चलते हैं कि किस तरह से यहां पर तमाम जो पार्टियां हैं वो रणनीति बना रही है। बीजेपी के स्पेशल 55 की अगर बात करें तो हरियाणा चुनाव को लेकर देखिए बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। अहम नाम जो है वो संभावित हैं, अब आपको वो भी बताते हैं। नायब सिंह सैनी जो कि लाडवा से चुनावी मैदान में हो सकते हैं, अनिल विज अंबाला कैंट से हो सकते हैं, असीम गोयल अंबाला सीट से हो सकते हैं और प्रमोद विज पानीपत से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। ये तमाम जो आपको नाम बता रहे हैं वो संभावित नाम है। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से, तो तेजपाल तंवर सोहना से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। दीपक डागर की अगर बात करें तो पृथला से, गौरव गौतम पलवल और महिपाल डांडा जिंद से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। अभय सिंह यादव नांगल से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। तो ये संभावित जो नाम है वो सामने आ चुके हैं। हालांकि अब इंतजार करना पड़ेगा। और चलिए इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और साथ ही साथ हमारे साथ संदीप चौधरी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए हरियाणा का रण और इसे लेकर अब जो तमाम पार्टियां हैं पूरी तरह से दमखम के साथ चुनावी रणनीति बना रही है। एक तरफ कांग्रेस से यह खबर आ रही है कि अंदर ही अंदर गुटबाजी शुरू हो गई है और बीजेपी लगातार चुनावी मंथन कर रही है। देखिए रंजना, जिस तरीके से आज हम हरियाणा के चुनाव पर डिबेट कर रहे हैं, बिल्कुल हरियाणा में जो है चुनावी जो रण है वो पूरे तरीके से सज चुका है और कांग्रेस अपने तरीके से पूरी तरह तैयार है, तो वही बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बना चुकी है। और लगभग कुछ नाम जैसे आपने बताया पलवल से जो गौरव गौतम है उनका नाम लगभग फाइनल है। महिपाल डांडा आपने बताया केंद्र मंत्री भी है, उनका भी नाम इससे बड़े नाम और जिनके नाम लगभग शायद पहली लिस्ट में नाम हमारे आपको सामने। तो अभी देखना है कि वो किस तरह करता है, क्योंकि रंजना जो चीजें मैं देख रहा हूँ हरियाणा के चुनाव में टक्कर सीधी वर्सेस बीजेपी होने वाली है। और चुनाव से ठीक पहले कहीं न कहीं आज भी पार्टियों को कांग्रेस के सामने ये प्रॉब्लम है कि एक सीट पर 15 कैंडिडेट तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। वही बीजेपी अपनी मौजूदा सरकार की है और बीजेपी के सामने भी है। बीजेपी में इस तरीके की राजनीति की जाती है कि हमें नए लोगों को सामने लेकर के आना है, नए लोगों को मौका देना है। ऐसे में कहीं न कहीं पुराने लोग टिकट करते हैं उनको किस तरीके से बैलेंस किया जाए, ये के सामने भी रहने वाली है। अजय भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय गुलिया है, प्रवक्ता है जेजीपी के। अजय जी, लगातार जो तमाम पार्टियां हम देख रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, जरा बताएं कि किस तरह से तैयारियां चल रही है, हरियाणा में क्या रुख है?
नहीं, देखिए, मैं एक स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपना पूरा प्रयास करता है। उसी प्रकार से हम भी अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से 4.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए दुष्यंत जी ने काम किया, प्रदेश की जनता हमें दोबारा मौका दे और हम दोबारा से प्रदेश की सेवा कर सके। और देखिए, मैं एक चीज मानना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात से नाखुश हैं जिस प्रकार से हरियाणा के सभी मुद्दों को सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया और लोगों की मांगों के विपरीत जो फैसले हुए। हमने हमेशा एक बात को माना कि लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है और अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोगों ने आपको सरकार चलाने की अथॉरिटी दी है, सत्ता का अधिकार दिया है, तो जवाबदेही भी आपकी बनती है। आपको लोगों के सवालों के जवाब, जो लोग जिस प्रकार से चाहते हैं कि फैसले हरियाणा प्रदेश के अंदर हो, उसके अनुरूप, उनकी आशा के अनुरूप आपको फैसले लेने पड़ेंगे, जो कि हरियाणा प्रदेश की सरकार एडमेंट होकर के वो नहीं ले रही है। लोग बदलाव की मांग आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसके अंदर हम लोगों को भी नुकसान हुआ। आपके टीवी चैनल पे स्वीकार करते मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि जननायक जनता पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार में रहे, उसका नुकसान हमें हुआ। लेकिन हम लोगों के बीच में जाएंगे कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैसले दुष्यंत जी ने लिए वो किसानों के हक के हैं, कि मेरे के हक के हैं, हरियाणा के लोगों के हक के हैं, तो दोबारा से हमें आशीर्वाद दे ताकि और बेहतर फैसले आपके हक में दुष्यंत जी ले सकें। अजय जी, यहाँ पर अगर बात जेजेपी की करें और आजाद समाज पार्टी की करें तो सीटों को लेकर यहाँ डील डन होता हुआ नजर आ रहा है और अब देखना होगा कि आगे क्या है, कि चुनावी नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि तमाम जो पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में। वेद प्रकाश प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद जी, हरियाणा का रण, और हम देख रहे हैं कि बीजेपी तो लगातार यही कोशिश कर रही है कि किस तरह से हैट्रिक लगाया जा सके, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस की कितनी तैयारी? अब गुटबाजी की भी खबरें सामने आने लगी है। ना तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी है और कांग्रेस की तैयारी तो पूरी है। सबसे पहले अगर किसी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारी की थी तो कांग्रेस ने की थी। हम तो अब भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब हमारे नेता कोई न कोई कार्यक्रम हरियाणा में नहीं कर रहे हो रहे हो। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। आज जो अंतिम कुछ उम्मीदवार बचे थे उन पर भी फैसला हो जाएगा और लगभग एक ही नाम, जो 2 तारीख को कांग्रेस की सीसी की बैठक हो रही है हरियाणा के संदर्भ में, उसमें लगभग एक ही नाम हर सीट पे भेजने की संभावना है। तो 2 तारीख के बाद कभी भी कांग्रेस की सूची भी आ सकती है और कोई गुटबाजी नहीं है और हर नेता मुख्यमंत्री बनने का इच्छा रख सकता है। इसमें अगर कोई लोकतंत्र में, लेकिन जब एक साथ नहीं होंगे वेद जी, तो फिर कैसे चुनाव में जीत हासिल करेंगे? और कांग्रेस पे तो ये आरोप शुरू से लगते रहे, कहीं पर भी कोई चुनाव हो और इस तरह की अगर बातें सामने ना आए और अगर स्थिरता नजर नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा? ये आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही आरोप लगा रहे थे कि भाई कांग्रेस में तो कोई गुटबाजी है, कोई एकता नहीं है, एक भी चुनाव नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे, एक कांग्रेस की सीट नहीं आने वाली। परिणाम आपके सामने है। हमको 47.61% वोट मिली, भाजपा को 46% वोट मिली। 5 सीटें हम जीते, 46 सीटों पर हम बहुमत में रहे, 44 पर भाजपा रही। तो ये कहना कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में एकता नहीं है, हमारे विरोधी यही बखान हमारे खिलाफ करते रहते हैं। अब हम किसी को रोक नहीं सकते। अब कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो ये तो लोकतंत्र में हर एक नेता का अधिकार है। क्या भाजपा में दावे नहीं होते? लेकिन एक पार्टी में अगर अलग अलग विचार होंगे तो फिर कैसे होगा वेद जी? कौन कहता अलग विचार है? विचार अलग, मुख्यमंत्री की इच्छा होना, टिकट की इच्छा होना, पद की इच्छा होना, ये कोई विचार अलग थोड़ी होते हैं। विचार तो होते हैं नीति और कार्यक्रम और नेतृत्व। हमारी नीति एक है, हमारा कार्यक्रम एक है और हम सब लोग नेता मानते हैं। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री बनने से पहले नायब सिंह सैनी जी का विधायक थे, वो भी सांसद थे और 2005 में जब पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, वो भी सांसद थे, वो भी विधायक नहीं थे। और भी बहुत से राज्य हैं, आप हरियाणा क्यों, बहुत से राज्य आपको मिल जाएंगे जहां सांसद लोग चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने थे। तो ये लोकतंत्र में होता रहता है। और कौन सा आपको बहुत से राज्य मिल जाएंगे। भाजपा ने हमारे पड़ोस के राजस्थान में ही 8 या 10 सांसदों को विधायक के चुनाव लड़वाए थे। तो ये हर दल अपनी नीति के अनुसार चलता है।
तो कोई इसको आप गुटबाजी कहें या ये कहें, वो आपका अधिकार है। अभी आपके सामने है, वो तोमर साहब कृषि मंत्री होते थे मध्य प्रदेश वाले केंद्र के अंदर, अब वो एमएलए का चुनाव लड़वाया उनको और वो स्पीकर बना दिए। तो ये आप ये कहो कि वो उनको वहां से फेंक कर वहां भेज दिया, ये आप दूसरे का वो। देखिए, सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि जनता क्या तय करती है। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ प्रियदर्शनी जी जुड़ गई हैं। प्रियदर्शनी जी, कितनी तैयारी बीजेपी के हरियाणा में और कितनी बड़ी, अगर बात करें कि कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए लगातार बीजेपी पूरी दमखम के साथ चुनावी रणनीति बना रही है। जी नमस्कार आपको और बाकी जितने भी हमारे पैनल में साथी प्रवक्ता हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, तैयारी तो हम डे 1 से कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा एक मजबूत संगठन है और संगठनात्मक एक हमारा प्रोटोकॉल है, हम उस प्रोटोकॉल से चलते हैं। जिस स्मूथ वर्किंग स्टाइल की पूरी दुनिया कायल है, ये विश्वव्यापक है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं और करते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कितनी स्मूथली हमारी मीटिंग हुई। 2 दिन तक हमारी गुड़गांव में गुरु कमल में मीटिंग जो हुई, उसमें ऐसा कोई वरिष्ठ नेता नहीं था हरियाणा का तो जो नहीं था, और बड़ी ही हंसी मजाक वाली फोटोज भी आई हैं, सबने देखी है वो तस्वीरें। ना किसी में कोई मतभेद, ना किसी में कोई मनभेद, सबका एक ही नारा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से तीसरी बार लेके आना है, और इतिहास गवाह होगा और ये सब गवाह होंगे कि ऐसा पहली बार होगा कि हरियाणा के इतिहास में कि तीसरी बार एक पार्टी, सेम पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये मैं अतिशयोक्ति ना समझिएगा, ये हकीकत है। और मैं इसका उदाहरण अभी मैं देख रही थी, सुन रही थी, विद्रोही भाई बोल रहे थे कि हम इतने लेके आए लोकसभा में और हम 44 लेके आए। आप ये सोचिए कि 3 साल, मतलब एक तरह से 10 साल में हमने राज्य किया, उसके बाद भी अगर हम 44 विधानसभाओं में लेके आए हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आप ये लोकसभा में लेके आए हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि इसका मतलब ये कंफर्म है, एकदम साफ दिख रहा है कि हम विधानसभा में फुल बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस तरीके के मैं नाम देख रही हूँ, जो 55 नाम मैं देख रही हूँ, ये 55 नाम नहीं है, ये 55 वो कोहिनूर के हीरे हैं जो चुनाव के बिगुल के समय अपना बिगुल बजाएंगे। प्रियदर्शनी जी, इसका तो इंतजार करना पड़ेगा, नाम फाइनल है, अब जब लिस्ट सामने आती है तब सूची में जो दिखाई दे रहे हैं नाम, मैं देख रही हूँ मैक्सिमम नाम मुझे पता है कौन है, क्या समीकरण है, तो मैं देख रही हूँ और समझ पा रही हूँ कि देखिए, समीकरण साधने की कोशिश लोकसभा में भी हुई थी, और जब बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चिंतन मंथन किया गया, तो एक ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया था कि नामों को लेकर जो उम्मीदवार को तय किया गया है, उसे लेकर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता थे उनमें नाराजगी थी। तो क्या बीजेपी के लिए एक बार ये फिर से चुनौती है, तीसरी बार हैट्रिक लगाना, तीसरी बार एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए, क्या ये चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए? देखिए, चुनौती उसके लिए होगी जैसे जिनके यहाँ बहुत ज्यादा गुट बने हुए हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अभी मैं देख रही थी कि कुमारी शैलजा जी की किस तरीके से इन लोगों ने दुर्गति कर दी, बेचारी, जिसको कहते हैं खुद मन बना के बैठी थी कि हम चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, और प्रियदर्शनी जी आपके पास आते हुए देखिए, हमने किया था, सबसे पहले आप उस बात अपनी पूरी करें। जी, सवाल आपने बड़ा अच्छा किया था कि क्या हमारे लिए चुनौती है, तो बिल्कुल भी हमारे लिए ये चुनौती उसके लिए होती है जिनकी तैयारियां नहीं होती हैं, जिनकी तैयारी हो, जिनका संगठन हो। आप कांग्रेस के मेरे बड़े भाई से ये पूछिए कि क्या इनका संगठन तैयार है, क्या इनके बूथ लेवल के उम्मीदवार लोग जो लोग बूथों में बैठेंगे वो तैयार हैं। मेरे बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, इनसे पूछिए कि इतना तो राजनीति में ये भी जानते हैं, मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे, ठीक है, कि जिसका बूथ मजबूत उसका वोट मजबूत। इनके पास बूथ में बैठने के लिए लोग नहीं है। आप ये देखिए ना कि इनके पास बूथ में बैठने के लिए लोग नहीं है, ये कैसे चुनाव लड़ेंगे? और मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, बड़े भाई ये मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं, मैं बता रही हूँ ना, विधानसभा का चुनाव तो आप चेहरे पे लड़ते हो। इनके पास ऐसे कौन से चेहरे हैं, और जो चेहरे थे वो चेहरे तो इनसे रूस के हमारे पास आ गए।
ये अपने अच्छे चेहरों को भी संभाल नहीं पाए, उसकी बेकदरी कर दी इन्होंने, उसके उनके साथ दुर्व्यवहार किया इन्होंने। सबको मालूम है कि किरण चौधरी के साथ क्या किया इन्होंने, जो कि बंसीलाल जी की इतनी बड़ी विरासत लेके आ रही थी। सबको मालूम है कि अशोक तंवर जो कि एक वंचित वर्ग से थे के साथ क्या किया, और आज कुमारी शैलजा के साथ जो कि एक जो वंचित वर्ग से आती है। बीजेपी की तरफ से तो यहाँ तमाम पॉइंटर्स गिना दिए गए। बीजेपी ने ये बता दिया कि देखिए हमारे विधानसभा चुनाव जब हम लड़ने वाले तो हमारे पास क्या क्या बड़ी बड़ी ताकतें हैं, आपने अपने पार्टी के लोगों की कदर नहीं की। रंजना जी, मुझे हंसी इस बात की आई कि कह रहे हमारे पास बूथ के वर्कर हैं, कांग्रेस के पास बूथ के वर्कर नहीं है। परिणाम क्या बता रहे हैं? 51% हरियाणा के कुल बूथों में हम जीते हैं और 49% बूथों पर भाजपा की जीत हुई है। अगर हमारे पास कार्यकर्ता नहीं थे तो हम अपने आप जीत गए, हवा में जीत गए। हमारे पास कार्यकर्ता नहीं थे तो हवा में हमको 47.61% वोट दे दी। कह रहे हम विश्व की बहुत बड़ी पार्टी। हाँ जी, आप बहुत बड़ी पार्टी हैं। इनके 10 MP थे, 10 में से 6 कांग्रेसी हैं जिन्होंने टिकट दी। इतनी बड़ी विश्व की पार्टी है कि इनकी पार्टी में चुनाव लड़ाने के लिए भी कांग्रेस से उधार लिए 6, और जो राज्यसभा की सबसे सेफ सीट होती है वो भी कांग्रेसी को दी। इतनी बड़ी इनकी विश्व की पार्टी है, और इतनी बड़ी विश्व की पार्टी है कि जो इनके 240 MP है वर्तमान में, उसमें 106 कांग्रेसी हैं। तो ये लंबी चौड़ी बातें करना, लंबे चौड़े दावे करना, करें, इनका अधिकार है, ये करें। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अरे आप हरियाणा के अखबार उठाकर देख लिए, राव इंद्रजीत सिंह आज भी लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे लोगों को टिकट नहीं दोगे, 11 लोगों को लिस्ट दी है, इनको टिकट नहीं दोगे तो मैं सबको हरवा दूंगा, मैं समानांतर उम्मीदवार खड़ा करूंगा। खुली धमकी दे रहे हैं। इनके जिस अनिल विज की ये लंबी चौड़ी बात कह रही थी, वो अनिल विज रो रहा है कि मेरी पीठ के ऊपर छुरा घोपा जा रहा है। ये कह रहे कोहिनूर है। अब मैडम, इन्होंने कोहिनूर खड़े किए हैं या कोयले खड़े किए हैं, ये तो जनता तय करेगी, हम तो तय नहीं कर सकते। हर दल अपने उम्मीदवारों को कोहिनूर कहता है, पर वास्तव में वो कोहिनूर होते हैं या कोयला होता है, राजनीति में तो जनता तय करती है। ये कहते हैं कि वे कांग्रेस के अंदर चेहरे नहीं है, शैलजा की दुर्गति कर दी। अरे कहाँ दुर्गति कर दी? वो हमारी MP है, 2,70,000 वोटों से जीती है, और जिस आप अशोक तंवर की दुहाई दे रही हो उन्हीं के खिलाफ जीती है 2,70,000 वोटों से। तो 2,70,000 वोटों से जीतने वाली तो नेता नहीं है, और 2,70,000 वोटों से हारने वाले नेता है। इससे बड़ा बिल्कुल वेद जी, हरियाणा का रण और किसका प्रण पूरा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अजय जी, आप दोनों पार्टियों को बहुत ही गंभीरता के साथ सुन रहे थे। अगर बात करें JJP की और चंद्रशेखर आजाद पार्टी की, तो यहाँ पर 70-20 का फॉर्मूला जो है वो तय किया गया है। ये फॉर्मूला जो तय किया गया है, इससे कितना बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है, और किस तरह की JJP की तैयारियां चुनावी मैदान में? देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि लोकतंत्र में यह तय करने का, रंजना जी, अधिकार तो वोटर के पास होता है, लेकिन राजनीतिक दलों के अख्तियार में यह है कि वो अपनी बातों को लेकर के, अपने रोड मैप को लेकर के, और अपने, अगर वो सत्ता में रहे तो अपने किए हुए कामों को लेकर के लोगों के बीच में जाए। आज जो शोषित और वंचित समाज का साथ और दुष्यंत जी दोनों भाई साथ मिलकर के चुनाव में मैदान में उतरे हैं, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक आस जगी है कि ये लोग जरूर हरियाणा को, जो कि प्रगति के मामले में ठहर गया था, उसको प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का काम करेंगे। ये सोच आज हरियाणा प्रदेश के युवा की, बुजुर्ग की, माताओं बहनों की बन चुकी है। तो उसी बात को लेकर के, और जो दुष्यंत जी ने 4.5 साल रहते हुए काम किए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थे, जब तक उनके साथ थे पूर्ण रूप से। आज विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम लोगों ने जो काम किए, चाहे किसान के खाते में सीधा पैसा जाना हो, चाहे सबसे ज्यादा 14 फसलें MSP पे खरीदी गई हो, चाहे बैकवर्ड की 8% की हिस्सेदारी, महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी चुनाव लड़ने का अख्तियार देना हो, 33% महिलाओं को हम लोगों ने राशन के डिपो में अख्तियार दिया, 75% का भी कानून हमने बनाया, लेकिन वो कानून कोर्ट के अंदर ठहर गया, उसको भी आगे थ्रू करने का प्रयास करेंगे। और ये सारी चीजें हैं। किसान अपने मुआवजे का क्लेम अपने खेत पर खड़ा होकर के कर सकता है। किसान के खाते में 2 घंटे से लेकर के 48 घंटे में पैसे भेजने का काम हम लोगों ने किया। ये सारे फैसले दुष्यंत जी के थे। एक सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह से है, ये जो पेंशन का क्रेडिट लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारा 5100 वादा था, हम 3100 तक लेकर के गए, ये कहते हैं हम लेकर के गए। एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बैठी है, इसका जवाब दे।
अगर भारतीय जनता पार्टी की सोच पेंशन को बढ़ाने की थी तो 18 राज्यों में इनकी सरकार है। चुनौती है मेरी, किसी भी राज्य में 1500 से ज्यादा ठीक नहीं है फिर हरियाणा जी में जी 2500 क्यों है? बिल्कुल क्योंकि अजय जी, हमारी बहुत सोच कम थी, समय हम है, बहुत लेकर छोटा सा एक आंसर मैं संदीप जी से भी लेना चाहती हूँ। संदीप जी देखिए, जवान और किसान हरियाणा के एक पिलर के तौर पर हैं, उनके अपने अपने मुद्दे, बीजेपी अपनी अगर बात करें तो तैयारियां बता रही है, अगर बात करें कांग्रेस की तो गुटबाजी की खबरें सामने आ रही, तो ये तमाम पार्टी और इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती? बहुत छोटा सा जवाब सर। रंजना जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा के चुनावी मैदान में है, दोनों पार्टी ये समझ रही है कि या तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है या बीजेपी सरकार बनाने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले भी इस तरीके की टंकी और किंग मेकर जेजेपी बन गई थी। इस बार भी अगर जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी इसी तरीके से 10-12 सीट के लिए आती है, तो मुझे लगती है सरकार चाहे कांग्रेस बने चाहे बीजेपी किंग मेकर फिर से जेजेपी बन सकती है। तो ऐसा नहीं है एक तरफ चुनाव नहीं है, अभी देखिए चुनाव नजदीक आ ठीक है, ये चुनाव कई करवट लेकर कई तक चुनाव में हमें दिखाई देंगे। बिल्कुल देखिए, हरियाणा का रण और किसका प्रण पूरा होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लगातार अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो बैठकों का दौर तेज हो गया है, बीजेपी की तरफ से भी नामों पर मुहर लग चुका है। अब इंतजार लिस्ट का है, अब इंतजार करना होगा कि लिस्ट में किसका किसका नाम शामिल है, क्या रणनीति तय की गई है।